मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन की। कल आपने सुना और देखा कि ट्रांसलेशन टेंस का ही एक हिस्सा है। टेंस एक चैप्टर का नाम है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। टेंस ट्रांसलेशन के बिना अधूरे होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के बिना अधूरा होता है। तो मैंने आपको कुछ बातें ट्रांसलेशन के लिए बताई थी, ठीक है, और उससे आगे आज हम बढ़ने वाले हैं और ट्रांसलेशन के लिए टाइम, एक्शन, टेंस वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बने रहना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि ट्रांसलेशन तक पहुँचे कैसे, और टेंस नाम का जो चैप्टर हमें मिला है उस चैप्टर का नाम टेंस ही क्यों पड़ा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो है वो टेंस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? टेंस का, ठीक है। अब टेंस तक या ट्रांसलेशन तक या सेंटेंस तक पहुंचते कैसे, पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश ग्रामर के अंदर देखने को मिलते हैं लेटर्स। क्या देखने को मिलते हैं? लेटर्स। लेटर्स किसको बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स को, या लेटर्स को इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या बोला जाता है? अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स बोला जाता है। तो ये अल्फ़ाबेट जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं? साउंड से। कहाँ से आए हैं? साउंड से। और साउंड होते हैं 44 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 44 टाइप्स के साउंड होते हैं, ठीक है। और अल्फ़ाबेट कितने टाइप्स के होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स में एक हो जाता है वाउल। इनके भी दो टाइप होते हैं, वाउल, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वाउल कितने टाइप के होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने टाइप के होते हैं? 21। तो आप हमेशा याद रखना कि इन 5 वाउल से 20 टाइप्स ऑफ साउंड निकलते हैं, और इन 21 कॉन्सोनेंट से 24 टाइप्स ऑफ साउंड्स निकलते हैं। अगर आपको साउंड्स के बारे में डिटेल में जानना है कि साउंड्स होता क्या है, कैसे इनका यूज करते हैं, कौन कौन से साउंड होते हैं, तो पहले आप ये जान लो कि साउंड जितने भी होते हैं वो सब यहाँ से निकलते हैं, गले से। तो गले से हमारी जो आवाज़ें निकलती हैं, ऊ, आ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे साउंड होते हैं। और इन्हीं साउंड को लैंग्वेज में कैसे लेकर आए? तो इन्हीं साउंड्स को लिखने के लिए एक सिंबल बनाए गए, सिंबल तैयार किए गए, ठीक है। सिंबल कभी ऐसे बनते थे, कभी ऐसे बनते थे, कभी ऐसे बनते थे। तो इन्हीं सिंबल्स को नाम दे दिया गया, इसको ए, इसको बी, इसको वाई, उल्टा करके। तो ये अल्फ़ा, बीटा, लैम्डा वगैरह इसके सिंबल्स होते हैं जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। अगर आपको फिर भी साउंड्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इंग्लिश ग्रामर में एक होती है फोनेमिक इंग्लिश। कौन सी? फोनेमिक इंग्लिश। आप इस फोनेमिक इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ लेना तो आपको सारी की सारी जानकारी साउंड्स के बारे में मिल जाएगी, ठीक है। अब इस फोनेमिक का आप समझ लो कि जो फोन दिया गया है ना, ये फोन इसका मीनिंग होता है साउंड। इस फोन का मीनिंग होता है साउंड। तो साउंड के बारे में जो स्टडी होती है उसको फोनेमिक बोल देते हैं। इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करें इसलिए फोनेमिक इंग्लिश कह दिया जाता है। तो आपको साउंड्स के बारे में सारी की सारी जानकारी फोनेमिक इंग्लिश से मिल जाएगी, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है लेटर्स की। तो देखो, सबसे पहले साउंड्स मिले हमें 44 टाइप्स के। इन्हीं साउंड्स को सिंबल का फॉर्म दिया गया, तो वो सिंबल के फॉर्म में जाकर क्या बन गए? अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स बन गए। इन्हीं लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट कह देते हैं ग्रामर में जाके, या इंग्लिश सब्जेक्ट में या इंग्लिश लैंग्वेज में जाके अल्फ़ाबेट बोल देते हैं। और ये अल्फ़ाबेट होते हैं 26 टाइप्स के। इन्हीं अल्फ़ाबेट से 2 टाइप के और निकल के आते हैं, एक को बोला जाता है वाउल, एक को बोला जाता है कॉन्सोनेंट। वाउल होते हैं 5 टाइप के, ए, ई, आई, ओ, यू, आप सभी जानते हैं। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 टाइप्स के, ठीक है। तो 5 वाउल से 20 टाइप्स ऑफ साउंड निकलते हैं, यानी 20 प्रकार के साउंड वाउल से निकलते हैं। केवल 5 वाउल से 20 प्रकार के साउंड निकलते हैं। और 21 कॉन्सोनेंट से केवल 24 टाइप्स ऑफ साउंड्स निकलते हैं, ठीक है। 24 टाइप्स ऑफ साउंड प्रोनाउंस होते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर जी ऐसा कैसे पॉसिबल है?
अब आप सोचेंगे अब आप सोचेंगे कि सर जी ऐसा कैसे पॉसिबल है, 5 वाउल से 20 साउंड्स एंड 21 कॉन्सोनेंट से ओनली 24 साउंड्स प्रोनाउंस किए जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। मतलब अगर ऐसा सोचा जाए कि कॉन्सोनेंट 21 हैं तो 24 हो सकते हैं साउंड इनके, पॉसिबल लगता है, लेकिन 5 वाउल से 20 साउंड कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। तो 20 साउंड पॉसिबल करने की बात ये होती है कि आप जैसे ए को क्या पढ़ते हो, क्या प्रोनाउंस करते हो, आ। इसी ए को आ भी पढ़ देते हो, फिर इसी ए में यू जोड़ देते हैं तो ओ पढ़ देते हैं, इसी ए में आई जोड़ देते हैं तो ए पढ़ देते हैं, ऐसा पढ़ देते हैं। अब केवल आई को लेकर आओ तो इसको क्या पढ़ते हैं, ई, ठीक है। अब इसी आई को छोटा आ पढ़ते हैं तो कोई समस्या है। ऐसे यू को देखो, छोटा ऊ पढ़ते हैं लेकिन इसी यू को आ पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत है। तो ऐसे आप समझो, जैसे यू ओ यू आता है तो इसको हम यू और आ पढ़ते हैं ना। जैसे ओ और यू आता है तो इसको कभी ओ पढ़ देते हैं, कभी आ पढ़ देते हैं, और क्या पढ़ देते हैं, कभी ऊ पढ़ देते हैं। बात समझ आ गई है। तो ये देखो, ये सारी जो साउंड्स हैं, सॉरी, ये सारे सारे जो वाउल्स हैं, इन्हीं वाउल्स को मिला जुला कर या अकेले भी कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो इसीलिए आप ये समझो कि 5 तरह के वाउल से 20 तरह के साउंड बहुत आराम से प्रोनाउंस किए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने ये दे दिए। अब बात ये आती है कि लेटर्स तो हो गए, सभी जानते हैं लेटर्स के बारे में। अब लेटर से आगे बढ़े तो क्या होगा, तो देखें, इसको थोड़ा मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। जब तक मैं मिटाता हूँ आप फटाफट एक चक्कर लगा कर आओ, वीडियो को शेयर करके दोस्तों के साथ, और वापस आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो ये अल्फ़ाबेट ठीक है, इतना हो गया लेटर्स के बारे में। अब लेटर्स के बाद क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप। तो लेटर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वर्ड्स का। किसका, वर्ड्स का। वर्ड्स क्या होते हैं या कैसे तैयार होते हैं, वर्ड्स आप सभी जानते हैं, शब्द होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तैयार कैसे होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जब नंबर 1 ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात होती है, नंबर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की बात होती है, तब जाकर ये शब्द तैयार होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मीनिंगफुल होना चाहिए। सारे के सारे ग्रुप, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल। अब मीनिंगफुल कैसे बनते हैं देखें, जैसे आपको ये दिया गया वर्ड, इतना इतना दिया गया। अब इसी वर्ड को हम कर दें DRWO, तो क्या ये मीनिंगफुल है, आप कहोगे नहीं है। अगर इसी को कर दें ORDW, तो क्या ये मीनिंगफुल है, आप कहोगे नहीं है। अगर इसी को हम कर दें DROW, तो कुछ कुछ हद तक लगता है कि चलो कुछ मिल रहा है। अगर इसी को कर दें WRDO, तो कुछ मिल रहा है क्या। तो इन्हीं को हम बोलते हैं मीनिंगलेस। क्या बोलते हैं, मीनिंगलेस। तो ये सारे के सारे वर्ड जो तैयार किए हमने ग्रुप या कॉम्बिनेशन बना के, वो सारे कैसे हुए, मीनिंगलेस हुए। तो जब ये कोई भी वर्ड मीनिंगलेस होगा तो वो हमारे काम का नहीं होगा। इसीलिए सारे के सारे वर्ड कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। और ये गलत हो जाकर ये सही हो जाता है, इसी को बना देते हैं WORD, ठीक है। तो ये हो जाता है मीनिंगफुल। ऐसे कोई भी शब्द की बात कर रहे हैं, कोई भी, आप अपना नाम लिख लो। जैसे मेरा नाम है ASHISH, तो ये बन गया वर्ड, ठीक है। अब इसी को मैं SHISH ऐसे कर दूं, या इसी को ऐसे कर दूं, तो कुछ बनना है क्या, नहीं बनना ना। तो इस प्रकार से ये मीनिंगलेस हो जाते हैं और ये मीनिंगफुल हो जाता है। तो आप जब भी कोई भी लेटर्स का ग्रुप या कॉम्बिनेशन तैयार करते हो, तो वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल होना ही चाहिए, तभी वो काम करता है, नहीं तो वो काम नहीं करता है। इस तरीके से हमारे वर्ड बनकर तैयार हो जाते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स कहलाएगा वर्ड, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कहलाएगा वर्ड, लेकिन ये दोनों ही कॉम्बिनेशन या ग्रुप कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तब जाकर ये मीनिंगफुल होने के बाद में वर्ड बनकर तैयार हो जाते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड आप बना सकते हो, ठीक है। अब जो वर्ड बनाने की कंडीशंस
जो मैंने आपको बता दी, ग्रुप ऑफ लेटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ये तो हो गया। अब ग्रामर के अंदर इन वर्ड्स को कई टाइप में रखा जाता है। जैसे लेटर्स को दो टाइप में रखा गया, कॉन्सोनेंट और बाउल, ऐसे ही वर्ड्स को कई टाइप में रखा जाता है, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कह देते हैं। इन्हीं वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को या इनकी प्रोफाइल को ही हम क्या कह देते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कह देते हैं। तो देखो यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मामला है, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का मामला क्या है, तो आप समझो कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है ना, ये प्रोफाइल होती है। किसकी होती है प्रोफाइल, वर्ड्स की। किसकी प्रोफाइल होती है, ये शब्दों की प्रोफाइल होती है। इस प्रोफाइल में कौन कौन से टाइप होते हैं, पहला हो जाता है नाउन, दूसरा हो जाता है प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, 6 कंजंक्शन, 7 प्रीपोजिशन एंड 8 है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आप दुनिया का कोई भी शब्द बनाकर तैयार करते हो, या आपको पढ़ने को कोई भी शब्द मिल जाए दुनिया का, वो सारे के सारे शब्द इंग्लिश ग्रामर में कोई ना कोई प्रोफाइल लिए हुए होते हैं, क्योंकि उस प्रोफाइल के बिना वो शब्द किसी काम के नहीं होते, ठीक है। तो जो प्रोफाइल होती है सारे शब्दों की, वो प्रोफाइल इनमें से कोई एक होती है। मतलब कोई भी शब्द होगा, जैसे ऑफ है, तो ऑफ कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन का काम करता है, ठीक है। स्पीच की बात करें तो ये नाउन का शब्द है, तो ये नाउन के लिए इसकी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। पार्ट, ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो ये सबकी सभी शब्दों की प्रोफाइल होती है, इसकी इसकी जैसे इसकी एडजेक्टिव है ये, ठीक है, ये नाउन है, तो इनकी ये प्रोफाइल है। तो सारे के सारे शब्द, दुनिया के जितने भी शब्द तैयार किए जाते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, सभी शब्दों की कोई ना कोई प्रोफाइल होती है। जैसे इंग्लिश में ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है, वैसे ही हिंदी में भी ग्रामर के अंदर विशेषण क्रिया कर्म, ये सब कुछ होते हैं, संज्ञा सर्वनाम वगैरह। तो चाहे वो शब्द इंग्लिश भाषा का हो, हिंदी भाषा का हो, किसी भी भाषा का हो, हर एक शब्द की कोई ना कोई प्रोफाइल होती है। अगर प्रोफाइल नहीं है तो वो शब्द भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन सब के लिए एक फैमिली है, ये सभी शब्दों की ये फैमिली है, ये सब प्रोफाइल है ये। एक फैमिली के बिना कोई भी व्यक्ति किसी काम का नहीं, कोई भी इंसान किसी काम का नहीं, वैसे ही प्रोफाइल के बिना ये सारे शब्द किसी काम के नहीं। तो आप याद रखना कि साउंड से बनते हैं लेटर्स, लेटर्स को बोल दिया जाता है अल्फ़ाबेट। ये दो टाइप के होते हैं, वाउल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। फिर जब अगला स्टेप आता है लेटर्स के बाद का, तो वो बनता है वर्ड्स। वर्ड्स कहाँ से मिलते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स से मिलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स से मिलते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप और कॉम्बिनेशन दोनों ही मीनिंगफुल होना चाहिए। जब ये मीनिंगफुल हो जाते हैं तब जाके एक वर्ड तैयार होता है। अब वर्ड तैयार करने के बाद में वर्ड्स की जो प्रोफाइल तैयार की जाती है, वर्ड का पता लगाना होता है कि किस प्रोफाइल से है, किस फैमिली से है, तो उसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच का नाम दे दिया जाता है। तो कोई भी शब्द आप तैयार करते हो, सबके सारे के सारे शब्द पार्ट ऑफ स्पीच से ही आते हैं। अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं करोगे तैयार, तो आपके लिए ये सारा का सारा फालतू रहेगा। मतलब वर्ड जितने भी तैयार करेंगे सब फालतू रहेंगे, बिना पार्ट ऑफ स्पीच के, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है 8 प्रकार के। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच तैयार होते हैं, जो कि किसी न किसी शब्द की कोई ना कोई प्रोफाइल लिए हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए शब्दों के बारे में जानकारी। अब शब्द के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब वर्ड के बाद आता है फ्रेज या इडियम। अब वर्ड के बाद आता है फ्रेज या इडियम, ठीक है। तो सारे के सारे फ्रेज या सारे के सारे इडियम, ध्यान रखना, मीनिंगलेस होते हैं। कैसे होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं। और ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड से, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से। इनको मीनिंगफुल कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ईडियम या फ्रेज ऐसे होते हैं जिनको हम मुहावरे
लोकोक्ति, कहावतें कहते हैं। ये सारे के सारे इडियम और फ्रेजेज कहावतें, मुहावरे, लोकोक्ति होती है। और कहावरे, मुहावरे, लोकोक्ति ये सभी आप जानते हो कि इनको आसानी से क्रैक कर पाना मुश्किल होता है, इनको समझ पाना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो याद रखना ये इडियम्स और फ्रेजेस सबके सब मीनिंगलेस होते हैं। एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को तो समझ लो, जैसे आप बोलते हो इन द मॉर्निंग, ये इसका एग्जाम्पल है। एक ये समझ लो, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, एक और देख लेते हैं, टिट फॉर टैट। अगला है कैट्स एंड डॉग्स। और कोई चाहिए इसके अलावा? तो कोई भी सीजन का नाम लिख सकते हो, इन द विंटर एट माई होम। तो ये सारे के सारे इडियम और फ्रेजेज होते हैं। ठीक है, याद रखना कि इनका मीनिंग तो निकल कर आता है कोई ना कोई, जैसे हम अपना दिमाग लगाएं, अपने ग्रामर का, अपने नॉलेज का यूज करें तो इनका कोई ना कोई मीनिंग तो तैयार होगा, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होगा। जैसे देख लो, सुबह या सुबह में मीनिंग तो निकला, लेकिन मीनिंगफुल हुआ सुबह में? क्या कुछ पता चला सुबह में? नहीं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार। एक बार क्या मतलब, बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही ना। तो याद रखो कि ये सारे के सारे मीनिंग तो देते हैं लेकिन मीनिंगफुल नहीं होते। ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस भी नहीं होते, मतलब कुछ हद तक कह सकते हैं मीनिंगलेस है, क्योंकि इनका मीनिंग निकल रहा है लेकिन कुछ अर्थ नहीं है, कोई मीन नहीं है इसका, तो मीनिंगलेस हो जाते हैं। जैसे टिट फॉर टैट होता है, जैसे को तैसा, ये एक ईडियम हो गया। अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसे ही याद रखना कि ईडियम और फ्रेजेज कभी भी मीनिंगफुल नहीं होते, ये बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनका मीनिंग तैयार नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ठीक है, आगे बढ़े, ईडियम और फ्रेजेज से आगे बढ़े। तो वर्ड के बाद ही अगला स्टेप आप समझ सकते हो, सेंटेंस। तो वर्ड के बाद ही अगला स्टेप आप समझ सकते हो, सेंटेंस। सेंटेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो वर्ड को तैयार करती है, मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स को मिलाकर जो तैयार होता है उसे हम सेंटेंस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनता है? तो भैया ग्रुप ऑफ वर्ड होगा तो सेंटेंस बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होगा तो सेंटेंस बनेगा, लेकिन ये सारे के सारे सेंटेंस मीनिंगफुल होने चाहिए तभी सेंटेंस कहलाएंगे। उसके अलावा कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस सेंटेंस नहीं कहलाएगा अगर वो मीनिंगलेस है। ठीक है, तो सारे के सारे सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन सबके सब मीनिंगफुल होने चाहिए। अगर मीनिंगफुल नहीं होंगे तो कोई भी सेंटेंस किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रानी इज डांसिंग। ठीक है, ये तो आपका हो गया मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अब इसी मीनिंगफुल सेंटेंस को हम बिगाड़ दें। कैसे? इज डांसिंग रानी, रानी डांसिंग इज, ऐसा अगर कुछ करते हैं तो ये सारे के सारे सेंटेंस मीनिंगलेस होते हैं, इसलिए इनको कभी भी सेंटेंस नहीं कहा जाता। सेंटेंस केवल इसी को कहा जाएगा क्योंकि ये मीनिंगफुल है, रानी इज डांसिंग। ठीक है, अगर इसके लिए और एग्जांपल ले लो हिंदी में, वह सुबह से सो रहा है। अब इसी को आप ऐसा बना सकते हो, है, रहा, सो, वह, से, सुबह। नहीं बना सकते ना, या ऐसी कोई और टाइप की सेंटेंस तैयार कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे मीनिंगलेस है। बस ये अकेला मीनिंगफुल है तो इसी को सेंटेंस कहा जाएगा, इसके अलावा किसी को भी सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं, ही
हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये इसका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, ये मीनिंगफुल है। अब अगर इसी सेंटेंस को आप बिगाड़ोगे तो क्या बिगाड़ सकते हो, कुछ भी बिगाड़ सकते हो। मॉर्निंग बीन ही हैज सिंस स्लीपिंग, मतलब समझ में आ रहा है। ये वाला सेंटेंस हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा गलत, ये गलत, ये सही। ठीक है, यहाँ पर ये गलत और ये सही। बात क्या समझ में आई आपको? बात ये समझना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो सेंटेंस होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा तो सेंटेंस होगा, लेकिन सारे के सारे सेंटेंस मीनिंगफुल होने ही चाहिए। ये देखो, ये वाला मीनिंगफुल है, सब कुछ ग्रामर वाइज है, सब कुछ नियमों के हिसाब से है, तो फिर ये मीनिंगफुल है। जबकि ये ऐसा नहीं है तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ये सेंटेंस हमने लिखा मीनिंगफुल है क्योंकि मैं समझ में आया कि वह सवाल सो रहा है, बात समझ में आती है। लेकिन है सो रहा, है रहा सो वैसे ही सुबह, कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई, तो ये मीनिंगलेस है। ऐसा कोई भी सेंटेंस तैयार होगा मीनिंगलेस होंगे। रानी डांसिंग इज, नहीं समझ में आया। इज डांसिंग रानी, नहीं समझ में आया। लेकिन रानी इज डांसिंग समझ में आया, तो ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जो मीनिंगफुल होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सही तरीके से यूज किया गया है, अपने हिसाब से जगह जगह पर नियमों के हिसाब से बनाया गया है, तो वो मीनिंगफुल होते हैं। और मीनिंगफुल होते हैं इसीलिए सेंटेंस होते हैं। अगर मीनिंगफुल नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। आगे देखो, ये हो गए सेंटेंस तैयार इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये सेंटेंस तैयार हुए ना आप लोगों के लिए, अब बात ये आई थी कि सेंटेंस तो कहीं ना कहीं बन जाएंगे इन सभी के ग्रुप से या कॉम्बिनेशन से मीनिंगफुल होने के बाद में। लेकिन सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश ग्रामर में लेकर आएँ तो ऐसा कौन सा नाम या टॉपिक का नाम देखा जाए या रखा जाए जिससे हमें क्लियर हो कि ये सारे के सारे सेंटेंस को ये कहा जाता है। ठीक है, पहले तो सेंटेंस की अगला स्टेप आप समझते ही हो, पैराग्राफ होता है, उसके बाद में ऐसे होता है, वो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ये सेंटेंस है, पैराग्राफ है, ऐसे ये सब कुछ सारे के सारे कैसे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं। अगर पैराग्राफ हुआ तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, ऐसे हुआ तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, या ऐसी कोई भी चीज़ें बुक्स वगैरह होंगी ग्रुप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस है या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सेंटेंस बनाता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस है जो पैराग्राफ या ऐसे बनाता है या बुक्स को तैयार करता है, तो इन सभी सेंटेंस को कहाँ रखा जाए या ग्रामर में क्या नाम दिया जाए, ग्रामर में क्या नाम दिया जाए, इसी बात के लिए इन सभी ने, मतलब जो भी टीचर्स थे उन सभी ने क्या किया, ग्रुप ऑफ सेंटेंस को या सेंटेंस से पढ़े जाने वाले टॉपिक को नाम दे दिया टेंस का। क्या नाम दे दिया? टेंस का। क्या नाम दे दिया? टेंस का। अब टेंस का नाम क्यों दिया, उसकी वजह देखो, यहाँ पर टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल, सभी जानते हैं ये बात। काल को हम अपनी सामान्य हिंदी में समझने के लिए क्या कहते हैं? समय कहते हैं। देखो, किसी का काल आ गया मतलब अंत समय आ गया। ठीक है, काल माने समय, और समय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टाइम। क्या कहा जाता है? टाइम। मतलब ये टाइम है, क्या? टेंस टाइम है। तो सीधे सीधा लिख दो, लिख सकते हैं ना कि टेंस ही टाइम है, टेंस ही टाइम है, टेंस ही टाइम है। तो बात यही, सेंटेंस को इसके अंदर सेंटेंस का जो टॉपिक बनकर तैयार होगा उसका नाम टेंस ही क्यों रखा गया? क्योंकि सारे के सारे सेंटेंस में आपको टाइम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टाइम देखने को मिलेगा। सारे के सारे सेंटेंस में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, सभी में टाइम भी होगा और सभी में एक्शन भी होगा, क्योंकि कोई भी टेंस या कोई भी सेंटेंस बिना एक्शन के या बिना टाइम के कंप्लीट हो ही नहीं सकते। आप बोलोगे सर जी टाइम कहाँ है, तो टाइम में वो बात नहीं करेगा घड़ी का टाइम हो तो टाइम होगा, या फिर कैलेंडर में कोई डेट वगैरह हो, कैलेंडर का टाइम हो तो टाइम होगा, वो टाइम नहीं। टाइम समझो पहले आप,
अच्छा, आपको इतना समझ में आया? इसको मिटा दूँ, मैं रफ कर दूँ? ठीक है, इसको मिटाते हैं। तब तक आप बुलाओ अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को इस वीडियो को देखने के लिए। अब आ जाओ इधर। टेंस। टेंस क्या है? टाइम है। और क्या है? एक्शन है। ठीक है। अब आप कहोगे सेंटेंस में टाइम और एक्शन कहाँ से आते हैं? तो सेंटेंस में टाइम और एक्शन होते ही होते हैं। कोई भी सेंटेंस बिना टाइम और एक्शन के काम नहीं करता, या मान लो बनता ही नहीं है। ठीक है। अब मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा, हिंदी में समझाता हूँ मैं आपको। वह पढ़ाई कर रहा होगा। वह पढ़ाई कर रही थी। मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। इस तरीके से ये टेंस 3 हमने बनाए। अब मुझसे पहले आपको पता है कि ये किस टाइम के हैं, जानते हैं ना आप? होगा। सभी ने पढ़ के ही बोल दिया होगा कि ये फ्यूचर टेंस है। थी, सभी ने बता दिया होगा, सोच लिया होगा मन में कि ये पास्ट टेंस है। सभी जानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। मतलब टाइम की नॉलेज आपको पहले से ही है, मुझे बताने से पहले ही, मेरे बताने से पहले ही आप भी ये जानते हो कि इन तीनों को टेंस को पढ़ने के बाद आपने देख लिया कि वह पढ़ाई कर रहा होगा, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये फ्यूचर टेंस है। वह पढ़ाई कर रही थी, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट टेंस है। मैं पढ़ाता हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है। ये तो आप सभी जानते हो ना। तो बस इसी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इसी टाइम की। ये वाले टाइम होते हैं जो टेंस के अंदर पाए जाते हैं, सेंटेंस के अंदर दिए जाते हैं। अब आप ये बात आप भी जानते हो कि कोई भी सेंटेंस होगा बिना टाइम के तैयार नहीं होगा। कोशिश कर लेते हैं। यहाँ से इतना हटाओ, इतना हटाओ, इतना हटाओ। अब बताओ भाई, सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि ये कंप्लीट है? वह पढ़ाई कर रहा, वह पढ़ाई कर रही, मैं पढ़ाता। लगता है कि ये कंप्लीट है? नहीं लगता ना। तो बस समझो बात को। ये जो दिया गया है यहाँ, होगा, थी और हूँ, यही तो टाइम है टेंस के अंदर। बात समझ आ गई? अब आप कहोगे सर जी एक्शन कहाँ है इसमें? तो जितने भी काम आप करते हो, यानी वर्क, और इन वर्क के लिए, इन कामों के लिए जो भी वर्ब इस्तेमाल करते हो सेंटेंस के अंदर, वही तो एक्शन है। एक्शन पता लगा? जितने भी काम आप करते हो या बोलते हो या सेंटेंस में लिखते हो, उनको हम वर्क कह देते हैं। और उन्हीं वर्क के लिए या काम के लिए या वर्ब का इस्तेमाल करते हो। तो जितनी भी वर्ब होती हैं, जितने भी काम होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। ठीक है। इसको तो आप एक्शन कहते ही हो ना। तो सारे के सारे काम एक्शन होते हैं। तो यहाँ पर एक्शन कहाँ है? ये रहा एक्शन। यहाँ कहाँ है? ये रहा एक्शन। यहाँ कहाँ है? ये रहा एक्शन। बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ से आपको एक्शन मिल जाएगा और यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको क्या बनकर तैयार हो जाएगा? टेंस। क्या बनकर तैयार हो जाएगा? टेंस। इसको कहा जाता है टेंस। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इसको कहा जाता है टेंस। अब ये टेंस तक पहुंचे कैसे? सेंटेंस के माध्यम से। अगर सेंटेंस नहीं होता तो हमें टेंस नाम का टॉपिक देखने को भी नहीं मिलता। ठीक है। तो सेंटेंस की वजह से ही इस टॉपिक का नाम टेंस रखा गया है, क्योंकि टेंस में समय दिया जाता है और समय के साथ साथ एक्शन दिया जाता है। तो इसी वजह से इस टॉपिक का नाम टेंस रखा गया है। ठीक है। और कोई वजह नहीं है इसके नाम को टेंस देने की। ठीक। इसको मिटाते हैं और टाइम और एक्शन को थोड़ा बारीकी से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो से देखेंगे टेंस को और ट्रांसलेशन को समझने की बहुत ज़्यादा बारीकी से जानकारी को। और आप लोग कर देना चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक कर देना।
कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आकर आप कह सकते हो। कोई भी कमी दिखाई दे तो आप कह सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।